मित्रों नमस्कार। हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज वर्ण विचार की चौथी क्लास है। इसमें हम लोग आज स्वरों के उच्चारण स्थान, उनके मुखाकृत के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर और होठ की स्थिति, ओष्ठ जो हमारे हैं कि उच्चारण करने में स्वरों के ओष्ठ की स्थिति क्या होती है, इन सभी बारीकियों पे चर्चा करेंगे। इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम बता रहे हैं और बहुत ही सरल और सहज ढंग से आप इसको समझ पाएंगे। तो साथ साथ आप लोग भी बनाते चलिए कि स्वरों का जो है जिह्वा की स्थिति एवं मुखाकृत के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसको आप लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझिए और ऐसे बनाते चलिए। पहले आप लोग 4 लाइन आप लोग को ऐसे खींचनी है, सीधी सीधी 4 लाइनों को जो है ऐसे बना लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या न हो। यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेता है, जिह्वा की 3 स्थिति है, अग्र, मध्य और पश्च। तो जब स्वरों का उच्चारण होता है, कौन स्वर अग्र भाग से उच्चरित होते हैं, कौन से स्वर मध्य भाग से उच्चरित होते हैं और कौन स्वर पश्च भाग से उच्चरित होते हैं। प्रश्न बहुत बार पूछा है, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। तो आपको 4 लाइनें ऐसे बना लेनी है। यहाँ जो है बहुत सीधी तो नहीं हमसे बन पा रही है, लेकिन आप लोग स्केल के माध्यम से इसको सीधा कर लीजिएगा। तो 1 2 3 4 लाइन ऐसे हो गई और एक लाइन इधर से ऐसे और एक जो है इधर से ऐसे बना लीजिएगा। अब ये ग्राफ हमारा तैयार है। बस केवल आपको इसी में प्रत्येक जो खाने बने हुए हैं इसी में स्वरों को एडजस्ट करना है, उनका नामकरण करना है। ध्यान से इसको जो है एकदम आप लोग देखिए कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे जो आगे है इसमें हम लिखेंगे अग्र। क्या लिखेंगे? अग्र। अग्र स्वर इसमें इसके अंतर्गत आएंगे। बीच वाले में मध्य, मध्य स्वर इसके अंतर्गत आएंगे और जो सबसे पीछे है उसमें कौन से आएंगे? पश्च स्वर। पश्च स्वर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। मध्य वाले में इसको केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, तो यहीं आप लिख लीजिएगा केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर इस तरीके से। ठीक। अब देखिए, अब हमको सभी स्वरों को इस खाने के अंतर्गत बैठा देना है बस। ठीक। जैसे पहले में ये जो लिखा गया अग्र स्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर और लास्ट में है पश्च स्वर, ये जिह्वा की स्थिति के आधार पे है। इनकी गणना जो हुई है कि कौन से स्वर जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं, तो उसमें लिख लीजिएगा यहाँ पहले जो है बड़ी ई। ठीक। फिर यहाँ क्या रहेगा? छोटी ई, यहाँ ए और यहाँ ऐ। इस तरीके से ये जो है इतने स्वर जो हमारे हैं ये जिह्वा के जो है अग्रभाग से बोले जाते हैं। ठीक। अब पश्च वाले में आइए। पश्च वाले में आ जाएगा बड़ा ऊ, फिर छोटा ऊ और यहाँ क्या आएगा? ओ। और जो हमारा आगत स्वर है, आगत स्वर कौन सा है? देख लीजिए, इसको ये पूछा जाता है जिसमें केवल ऐसे बना रहता है, इसमें बिंदी नहीं लगती है। ठीक। ये आगत स्वर है। और क्या बचा? बड़ा आ और औ। ठीक। ये तो हमारे हुए अग्र स्वर और पश्च स्वर। मध्य में कौन आएगा? मध्य के अंतर्गत केवल छोटा आ आएगा। ठीक है। तो इसको आप लोग
ऐसे बना लीजिएगा कि मध्य के अंतर्गत केवल जो है छोटा आ आएगा। ठीक, यानी इसका उच्चारण ह्रस्व आ का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होती है। ठीक, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और ये आगत स्वर जो है और बड़ा आ और औ ये जिह्वा के पिछले भाग से पश्च भाग से इनका ये जो है उच्चरित होते हैं। बड़ी ई, छोटी ई, ए और ऐ इनका जो है जिह्वा के अग्र भाग से एकदम आगे वाले भाग से ये प्रश्न बनता है ऐसे कि जो है ई का उच्चारण जिह्वा के किस भाग से होता है, तो उसमें रहेगा अग्र पश्च मध्य, इस तरीके से। ठीक, तो ये जो 3 स्थितियां हैं ये जिह्वा के आधार पे हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए एक जो है इसको परिभाषित किया जाए तो जिह्वा के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, या इनके 3 भेद हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब बात आती है कि मुखाकृत के आधार पे बस इनका नामकरण केवल कर देना है आगे। इसी के आगे आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे? संवृत, संवृत। ठीक, और दूसरे में क्या लिखेंगे? अर्ध संवृत, इस तरीके से। और तीसरे वाले में अर्ध विवृत, और लास्ट जो है उसमें लिख देंगे विवृत। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक, अब ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। ठीक, ये जो संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत लिखा गया है, ये मुख विवर के खुलने के आधार पे है। ये जो चारों आप देख रहे हैं 4 पॉइंट जो इधर लिखे गए हैं कि मुख हमारा कितना खुलता है, कम या ज़्यादा। तो अगर इसको एक लाइन में हम कहें तो मुख विवर के खुलने के आधार पे इसके 4 भेद हैं स्वरों के। मुख द्वार खुलने के आधार पे स्वरों के कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन? संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। और जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण 3 तरीके से है, अग्र, मध्य, पश्च। ये 2 चीज आपको जानना है। ये जिह्वा की स्थिति के आधार पे है और ये मुख विवर, विवर का अर्थ है खुलना, कि मुख हमारा कब कम खुलता है, कब ज़्यादा, कब पूरा मुख खुलता है किन स्वरों के उच्चारण में और किन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम खुलता है मुख। तो अब देखिए, संवृत का अर्थ है कि मुंह कम खुला हो। संवृत, वृत्त का अर्थ क्या है? यहाँ गोले से है, तो मुख जो है कम खुला हो, तो उसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? ई और ऊ। अब ऐसे ऐसे इसको चलेंगे लेकर के। ठीक, ये जो ऊपर लिखा है ऊपर नीचे चलेगा ऐसे। पश्च स्वर तो हमको ऐसे पढ़ना है, मध्य स्वर तो ऐसे, और अग्र स्वर को नीचे से ऊपर से नीचे। लेकिन इसको जब पढ़ेंगे संवृत को तो बाएं से दाएं, अर्ध संवृत को फिर बाएं से दाएं, अर्ध विवृत को बाएं से दाएं, वहां तक हमको पढ़ना है, और विवृत को बाएं से दाएं। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब पूछ लिया कि ई जो है, बड़ी ई हमारी दीर्घ ई, ये जो है मुख विवर के आधार पे इसकी स्थिति क्या है? तो आपको ये चारों ऑप्शन रखेगा, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। तो यहाँ आपको लगाना है कि भैया ये संवृत है, इसमें मुख कम खुलता है, मुख कम खुलता है इसमें, इसके उच्चारण में। ठीक, तो इसके अंतर्गत बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, अर्ध संवृत में इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा खुलता है, संवृत से थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें मुख खुलता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? छोटी ई और छोटा ऊ। अर्ध विवृत में, अर्ध विवृत में इसमें कह रहे हैं कि मुख जो है इसमें भी
इसका जो मुख विवर मुख द्वार है कम खुलता है अर्धविवृत में। इसके अंतर्गत हैं ए, ह्रस्व आ, ओ और ये आगत स्वर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, इसका नामकरण क्या दिया गया है, ये जो है आगत स्वर है। ये स्वर आया हुआ है विदेश से, आगत स्वर इसको कहा जाता है। अभी हम इसको आपको और अच्छे से समझा दे रहे हैं, पहले ये टॉपिक पूरा हो जाए। तो इसमें भी क्या है, मुख कम खुलता है और विवृत में मुख पूरी तरीके से खुल जाता है, जिसके अंतर्गत ऐ, बड़ा आ, दीर्घ आ और औ ये आते हैं। ठीक, अब इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, सबको जितने हैं ये, अब इनको एक जगह इकट्ठा हम कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा क्या, कहे अग्रस्वर, तो यहीं ऐसे स्टार बना के लिखते चलिएगा। अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, वहाँ आपको देख के वहीं से लिख लेना है। अब अग्रस्वर के अंतर्गत देख लीजिए, बड़ी ई, छोटी ई, ए और ऐ, तो इसको आप तुरंत यहाँ नोट कर लेंगे। चाहे आप क्रम से भी लिख सकते हैं इसको, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ठीक, ये तो हुए अग्रस्वर। ठीक, अगर आपको देखने में थोड़ा सा वहाँ से दिक्कत होता है तो हम इसको 2 पेन से लिख दे रहे हैं। देख लीजिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ठीक, ये 4 स्वर हमारे अग्र हो गए। मध्य के अंतर्गत कौन कौन है, मध्य के अंतर्गत केवल जो है हमारा कौन सा है, ह्रस्व है। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, वहाँ छोटा आ केवल आएगा। छोटा आ हमारा जो है वो है मध्य स्वर, यानी जिह्वा के जो है स्थिति के आधार पे। ठीक, और अगर देखा जाए पश्च स्वर तो तीसरा पॉइंट इसका बन जाएगा, जो जिह्वा के पिछले भाग से उच्चरित होते हैं वे स्वर कौन कौन है इसमें, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक, ओ और आगत स्वर आपका आ गया, ये डॉक्टर वाला जो लिखा जाता है, बड़ा आ और औ। इतने स्वर जो हमारे हैं ये पश्च से हैं। अब इनको जो है ये जिह्वा की स्थिति के आधार पे हैं। इनको आप एक हेडिंग के अंतर्गत बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ये जिह्वा की स्थिति के आधार पे हैं ये तीनों। इनको आप लिख सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक, ये जिह्वा की स्थिति के आधार पे है, ऐसे लिख लीजिएगा, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। ठीक, ये ऐसे क्लियर कट रहेगा, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं रहेगी। जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वरों के 3 भेद हो गए, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, कौन कौन आते हैं सब लिख दिया गया। अब जो अगला पॉइंट आपका बनेगा वो बनेगा मुख विवर। यहाँ स्टार करके लिखिएगा, लिखिएगा मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक, या वर्गीकरण जैसा भी आप चाहिए। ठीक, अब इसमें 4 पॉइंट आपके हो जाएंगे। इधर वाले जो काले से लिखे गए हैं ऐसे बना लीजिएगा, इसको 4 पॉइंट इसके हो जाएंगे। तो पहले आएगा क्या, समृद्ध, फिर अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध, फिर लास्ट में तीसरा पॉइंट क्या है, अर्धविवृत, अर्धविवृत, इस तरीके से। और लास्ट में है आपका विवृत, विवृत, जिसमें मुख पूरा खुलता है।
अब इसके सामने जो जैसे है वैसे लिख दीजिए। आपका एक पॉइंट ये तैयार हो गया कि मुख विवर के आधार पे स्वरों के कितने भेद हैं। तो यहाँ जो है आप लिख भी सकते हैं 4 भेद इसके हैं, ठीक है। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आधार कितने भेद हैं इसके, 3 भेद हैं, ठीक। मान लीजिए संख्या आपसे पूछ लिया कि जो है जिह्वा के आधार पे या स्थिति पे स्वरों के कितने भेद हैं, या स्वरों का वर्गीकरण कितनी संख्या में किया गया है, तो 3। और मुख विवर, मुख के खुलने और बंद होने के आधार पे 4 भेद हैं, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। आइए अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखना है हमको। तो संवृत के आगे जो है उसको लिख दीजिए, कौन कौन है, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हो गए, ठीक। अर्धसंवृत के आगे क्या लिखेंगे हम, छोटी ई और छोटा ऊ, इस तरीके से। और अर्धविवृत के आगे क्या लिखेंगे, ए और छोटा आ इसी में आ जाएगा, ह्रस्व आ, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ छोटा आ किसके अंतर्गत आएगा, अर्धविवृत के अंतर्गत। ओ और ये आगत स्वर जो हमारा है, ठीक है। और लास्ट में विवृत के अंतर्गत आएगा ऐ, बड़ा यानी दीर्घा और आओ। ये हमारे जो है इतने स्वर हो गए मुख विवर के आधार पर, ठीक। संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। अब एक पॉइंट और बनता है इसमें, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, कि हमारा ओष्ठ जो है स्वरों के उच्चारण में कब पूरी तरीके से गोल हो जाता है और कब कम गोल होता है। ये भी प्रश्न बहुत तगड़ा यहाँ से बनता है, तो उसको भी आप लिख लीजिए। यहाँ एक पॉइंट बना सकते हैं आप, जो है हम बना दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ बनेगा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण इस तरीके से, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। ये था यहाँ जो है जिह्वा के आधार पे, पहला पॉइंट आपका ये है, ठीक। दूसरा है मुख विवर के आधार पे दूसरा पॉइंट, और तीसरा जो पॉइंट बनेगा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अब इसमें पहला आपका जो पॉइंट बनेगा वो रहेगा, या एक नंबर ऐसे करके डाल दीजिए। तो इसमें बनेगा पहला पॉइंट कि वृत्तमुखी, वृत्तमुखी इस तरीके से, ठीक है, वृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी के अंतर्गत यानी मुख हमारा जो है, जो ओष्ठ की स्थिति है कैसी हो जाए, वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाए। तो आप अगर थोड़ा सा भी इसमें बुद्धि लगाएंगे तो जान जाएंगे कौन कौन आएंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ये जो है 4 स्वर हमारे वृत्तमुखी हैं, ठीक। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अगर इनकी स्थिति पूछेगा ओष्ठ के आधार पे तो ये वृत्तमुखी हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट जो बनेगा इनका आवृत्तमुखी, यानी जो गोल न हो, तो जो गोल न हो उसी में आ लगा देना है, आवृत्तमुखी, ठीक। इस तरीके से इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, या जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ हमारे जो है वृत्ताकार नहीं होते, गोल नहीं होते, ओ स्वर, ठीक। अब जितने बचे बाकी हैं सब केवल जो है आ को छोड़ करके, ठीक। जैसे इसमें देख लीजिए
कौन कौन आएगा, छोटी ई बड़ी ई ए आए, ठीक, ये इतने स्वर इसके अंतर्गत हैं। तो 4 और 4 8 ये हुए। और क्या इसमें छूट रहा है, ध्यान से इसको देखिएगा, लास्ट वाला पॉइंट, ये उदासीन, उदासीन मुखी, आप कह सकते हैं इसको उदासीन मुखी। उदासीन मुखी के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, केवल ह्रस्व आएगा, ठीक है। उदासीन के अंतर्गत केवल ह्रस्व आएगा इस तरीके से, ठीक। तो ये ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने तरीके के होते हैं, ये एक जो है इनका जो एक जगह कर दिया गया स्वरों को कि किसमें जो है कि इनके उच्चारण में ओष्ठ हमारा पूरी तरीके से गोल हो जाता है, किनके उच्चारण में ओष्ठ जो है गोल या वृत्ताकार नहीं होता है, और कब जो है उदासीन की स्थिति रहती है, न गोल न बिना गोल, ठीक। तो वो केवल ह्रस्व आ है। तो यहाँ जो है ये 3 पॉइंट से आपको संभलना है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ये ग्राफ पूरा आप अगर समझ गए तो यहाँ से आपका बहुत काम बन जाएगा, ठीक है। आवृत्त मुखी के अंतर्गत जो है ठीक है, और इसमें बड़ा आ भी आ जाएगा, एक छूटा है, हमको शंका हो रहा था, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा बड़ा आ, इसके अंतर्गत आ जाएगा बड़ा आ, ठीक। दीर्घ आ, छोटी ई बड़ी ई, ए और 5 जो हमारे स्वर हैं आवृत्त मुखी के अंतर्गत, उदासीन के अंतर्गत केवल छोटा आ, और ओष्ठ की स्थिति वृत्त मुखी के अंतर्गत छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ और औ, ठीक। आगे और कुछ चीज़ें, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से, या नोट कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि हम और थोड़ा सा कुछ आगे बता दें। यहाँ से हम थोड़ा जगह बनाएंगे ऊपर से। अब बचता है, हमने कहा आगत स्वर क्या है। आगत स्वर बार बार ये चर्चा हो रही है कि आगत स्वर क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है, लगे हाथ इसको भी आप जान लीजिए, ठीक। ताकि स्वर से किसी तरह का जो है प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, चाहे जिस एग्ज़ाम में पूछें, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, हायर असिस्टेंट प्रोफेसर तक, कोई आपको यहाँ से दिक्कत नहीं हो सकती है। तो हमने कहा आगत स्वर, आगत स्वर इसको कहते हैं, लिख लीजिएगा यहीं आगत स्वर। आगत स्वर क्या है हमारा, ये ऐसे रहता है, इस पे बिंदी नहीं रहेगी, केवल अर्धचंद्राकार की स्थिति रहेगी स्वर के ऊपर, ठीक है। जैसे कौन कौन शब्द आएंगे इसके अंतर्गत, जैसे हम लोग लिखते हैं कॉलेज, तो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, कॉलेज लिखे, ऑफिस, या जो है लिख दिए डॉक्टर, ऐसे। तो इस तरीके से जो लगा है अर्धचंद्राकार, ये हमारा क्या आगत स्वर है, ठीक। और ये सभी देखिए अंग्रेजी के शब्द हैं, ज्यों के त्यों ये हिंदी में आए और हिंदी ने इन्हें अपना लिया, इन स्वरों को भी, ठीक। कुछ चीज़ें और अभी चर्चा आगे चलेगी कि अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ठीक। हमारे सभी स्वर आक्षरिक हैं, अक्षर के रूप में है, जो कभी क्षरण नहीं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सभी स्वर हमारे कैसे हैं, आक्षरिक। तो एक पॉइंट करके यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे, इसको सब स्टार बना बना के ऐसे लिखते चलिएगा कि सभी स्वर आक्षरिक हैं, आक्षरिक हैं, ठीक, अक्षर के रूप में है। दूसरा पॉइंट है सभी स्वर अल्प प्राण हैं। अभी हम बता रहे हैं क्या है अल्प प्राण। सभी स्वर
अल्प प्राण हैं, ठीक है, अल्प प्राण, इसको यहाँ अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, इसको बताना है, ठीक। और सभी स्वर घोष हैं, सभी स्वर क्या हैं, सभी स्वर घोष हैं, इसको भी आप अंडरलाइन यहाँ कर सकते हैं, अल्प प्राण और घोष, ठीक। अब अल्प प्राण और घोष अघोष ये तो पढ़ना है हमको, अभी बहुत विधिवत व्यंजन में चर्चा होगी, इसको यहाँ क्यों बताना उचित है, क्योंकि स्वर की बात अभी चल रही है। अल्प मतलब होता है कम, थोड़ा, और प्राण का यहाँ अर्थ प्राणवायु से है, ऑक्सीजन से, यानी जिन व्यंजनों को या स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु जो है हमारे अंदर या बाहर कम या ज़्यादा मात्रा में आती जाती है, यहाँ अल्प प्राण कम मात्रा में, ठीक, कम या ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में, क्योंकि लगा हुआ है अल्प प्राण। तो सभी स्वर हमारे क्या हैं, अल्प प्राण, इनके उच्चारण में प्राणवायु जो है मुख से कम निकलती है। और घोष व घोष क्या होता है, घोष का अर्थ होता है गूंज, जो गूंज, कोई हम वर्ण बोलें, कोई अक्षर बोलें तो उस अक्षर में क्या हो, गूंज हो, उसको क्या कहेंगे, घोष। तो सभी स्वर हमारे क्या हैं, घोष है, 11 स्वर हमारे जो हैं वो घोष के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जो है अल्प प्राण के अंतर्गत भी सब आएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में प्राणवायु बहुत कम मात्रा में निकलती है, यही ज़्यादा मात्रा में निकलेगी तो इसको जो है महाप्राण कहेंगे, और अगर घोष रहित रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, अघोष, जिसमें गूंज न हो, क्योंकि इनमें गूंज है तो इनको क्या कहा गया, जो है घोष कहा गया। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में एक बनाइए बढ़िया ग्राफ और तैयार कीजिए। आगे जो है प्रयत्न के आधार पे हमने बताया था 2 भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के अंतर्गत 5 भेद हैं और बाह्य के अंतर्गत 11 भेद हैं, उन पे विधिवत चर्चा करनी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।